नमस्ते। आज की इस चर्चा में बिना किसी देरी के सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और रहस्यों से भरे सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम हिंदी साहित्य के सबसे शुरुआती दौर यानी आदिकाल को डिकोड करेंगे। स्क्रीन पर दिख रहे ये हस्तलिखित पन्ने महज कुछ नोट्स नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसे युग का सीधा दरवाजा है जहां वीरता, रोमांस और एक बिल्कुल नई भाषा ने एक साथ जन्म लिया था। तो आज का हमारा नक्शा कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे रासो साहित्य की खासियतों से, फिर चलेंगे पृथ्वीराज रासो के विवाद पर। इसके बाद हम अन्य रासो ग्रंथों को देखेंगे और अंत में विद्यापति और अमीर खुसरो के शानदार योगदान को समझेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी रासो साहित्य की खासियतों की। अब जरा इन पुराने हस्तलिखित नोट्स पर गौर कीजिए। इस कालखंड को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये रासो साहित्य है क्या चीज। इन नोट्स को डिकोड करना मानो उस दौर के कवियों के दिमाग को पढ़ने जैसा है। आइए इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहली और सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आती है वो है इनकी संदिग्ध प्रामाणिकता। मतलब इन ग्रंथों में इतिहास और कवि की अपनी कल्पना का इतना जबरदस्त मिश्रण है कि असल सच ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। दरअसल ये ग्रंथ चारण कवियों ने लिखे थे और उनका मुख्य काम ही अपने आश्रयदाता राजाओं की शान में कसीदे पढ़ना होता था। इसीलिए तो इनमें युद्धों का इतना सजीव और बढ़ा चढ़ाकर वर्णन मिलता है। अगर भाषा की बात करें तो डिंगल और पिंगल शैली का कमाल देखने को मिलता है। जहां डिंगल अपनी कर्कश आवाज के साथ युद्ध का जोश जगाती है, वहीं पिंगल अपनी मिठास से श्रृंगार रस और रोमांस को उभारती है। अब आते हैं इस दौर के सबसे बड़े अकादमिक सस्पेंस पर, पृथ्वीराज रासो विवाद। रासो परंपरा के बेसिक समझने के बाद अब सीधे इस युग के सबसे विशाल महाकाव्य की ओर बढ़ते हैं, चंदर बरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ का स्केल कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें पूरे 69, जी हाँ 69 अध्याय हैं। ऐतिहासिक रूप से इन अध्यायों को समय या सर्ग कहा जाता था। ये अपने आप में एक पूरा का पूरा संसार है। और एक और नंबर जो सच में हैरान कर देता है वो है 68। चंदर बरदाई ने अपनी इस महान रचना में 68 अलग अलग तरह के छंदों का इस्तेमाल किया है। भाई, उनके इसी अद्भुत टैलेंट की वजह से ही तो उन्हें छप्पे सम्राट यानी छप्पे छंद का बेताज बादशाह कहा जाता है। अब जरा इस ग्रंथ की धमक को महसूस कीजिए। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। क्या बात है! ये सिर्फ कविता की कुछ लाइनें नहीं थीं, बल्कि युद्ध के मैदान में गूंजता एक एकदम सटीक सजीव दिशा निर्देश था। आज भी इसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सबसे मजेदार और उलझाने वाली बात क्या है पता है? पृथ्वीराज रासो की असलियत पर ही विद्वानों में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। इस टेबल को देखिए। डॉक्टर बूलर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जैसे विद्वान तिथियों और ऐतिहासिक तथ्यों के मेल ना खाने की वजह से इसे पूरी तरह अप्रामाणिक यानी जाली मानते हैं। वहीं हजारी प्रसाद वेदी जी इसे बीच की श्रेणी यानी अर्ध प्रमाणिक में रखते हैं। और दूसरी तरफ मिश्रबंधु और कर्नल जेम्स टॉड जैसे इतिहासकार इसे 100% प्रमाणिक महाकाव्य मानते हैं। देखिए, हमारा काम यहाँ किसी एक पक्ष को सही साबित करना नहीं है, बल्कि इस ऐतिहासिक मतभेद को पूरी निष्पक्षता से समझना है। तो चलिए अब इस रासो परंपरा के कुछ और शानदार ग्रंथों की तरफ बढ़ते हैं। ये रासो का दायरा सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं था, इसका फलक बहुत बड़ा था। जगनिक का परमाल रासो देखिए, जिसे आल्हा खंड भी कहा जाता है। इसमें इतना जबरदस्त वीर रस भरा है कि आज भी उत्तर भारत में बारिश के मौसम में इसे खूब गाया जाता है। फिर आता है नरपति नाल का बीसल देव रासो, जो तलवारों और युद्ध से हटकर वियोग श्रृंगार यानी जुदाई के दर्द पर फोकस करता है। और हाँ, 9वीं सदी का राजस्थानी खुमाण रासो और नलसिंह भाट का अपभ्रंश भाषा में लिखा विजयपाल रासो भी इसी खजाने का अहम हिस्सा है। अब यहाँ बीसल देव रासो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट करता है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी साहित्य की पहली ऐसी रचना है जहाँ 12 मासा का इस्तेमाल हुआ है। 12 मासा मतलब साल के 12 महीनों और बदलती ऋतुओं के हिसाब से किसी प्रेमी के दिल का हाल या विरह वेदना बताना। और इस ग्रंथ में ये शुरुआत होती है आषाढ़ के महीने से। अकादमिक नजरिए से ये एक बेहद जरूरी फैक्ट है।
राजस्थानी चारण परंपरा से अब हम थोड़ा पूरब की ओर चलते हैं, जहां हमारा सामना होता है विद्यापति और मैथिली की मिठास से। इन स्टडी नोट्स पर गौर करें, ये हमें सीधे 14वीं सदी के बिहार दरभंगा ले जाते हैं। विद्यापति, जो राजा कीर्ति सिंह के दरबार के अनमोल रत्न थे। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी कविता में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके प्रेम का रंग सबसे पहले विद्यापति ही लेकर आए थे। और इनकी बहुमुखी प्रतिभा देखिए, एक तरफ इनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका है, जो अवहट्ट भाषा में लिखी गई, जिसमें आश्रयदाता राजाओं की वीरता का कड़क प्रशस्ति गान है, और वहीं दूसरी तरफ उनकी पदावली, ये मीठी मैथिली भाषा में रची गई है। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का इतना मनमोहक वर्णन है कि इसने भारतीय साहित्य में एक पूरी की पूरी नई रोमांटिक लहर ही पैदा कर दी। और अब बात करते हैं आदिकाल के उस जीनियस की जिसने खड़ी बोली की बुनियाद रखी, अमीर खुसरो। ये इंसान अपने आप में एक चमत्कार था। सोचे, इन्होंने 11 सुल्तानों का राज देखा। अलाउद्दीन खिलजी ने तो इनकी प्रतिभा देखकर इन्हें तूतीये हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता की उपाधि दे दी थी। और खुसरो का योगदान सिर्फ कविताओं तक सीमित नहीं था। इन्होंने खालिक बारी नाम का पहला हिंदी फारसी शब्दकोश भी बना डाला, जिसने 2 अलग-अलग भाषाओं के बीच एक पक्का पुल बना दिया। खुसरो की एक बहुत ही चुलबुली और मजेदार खोज थी, मुकरियां। ये एक तरह की काव्यात्मक पहेली होती है। इसे सुनते हुए पहले ऐसा लगेगा जैसे किसी प्रेमी या सखी की बात हो रही है, लेकिन अंत में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है और जवाब कोई आम सी बेजान वस्तु निकलती है। ये शिक्षा और मनोरंजन का एकदम परफेक्ट मिश्रण था। उदाहरण के तौर पर जरा इनकी ये मशहूर पहेली सुनिए। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है ये? सही पकड़ा, इसका उत्तर है आकाश और उसके तारे। है ना शानदार? इससे पता चलता है कि उस दौर का साहित्य कितना संवादात्मक और आकर्षक हुआ करता था। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर इन महाकाव्यों और ग्रंथों की प्रामाणिकता पर इतनी ही बहस होती है, तो क्या उनका ऐतिहासिक रूप से 100% सटीक होना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है, या फिर वो सांस्कृतिक और भाषाई नींव ज्यादा अहम है जो उन्होंने आधुनिक हिंदी और अन्य भाषाओं के लिए तैयार की? सच पूछिए तो इतिहास, कल्पना और साहित्य का यही संगम ही आदिकाल को इतना रहस्यमयी और आकर्षक बनाता है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपके मन में इस दौर को और गहराई से खंगालने की जिज्ञासा जरूर जगा दी होगी।